हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका भाग एक और भाग दो मैं आपको दे चुका था। भाग एक में हमने डिस्कस किया था जयशंकर प्रसाद के बारे में और भाग दो में हमने देखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ दोस्तों मैं आपके लिए इसलिए लाया हुई सीरीज क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं जहाँ से यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि इन पे मैं टॉपिक पहले ही दे चुका हूँ आपको। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एक प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहाँ पे इन कवियों के बारे में पहले ही दे दिया, इनका जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले। लेकिन इसके अलावा भी इनसे जुड़े हुए गहराई वाले जो महत्वपूर्ण की पॉइंट हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी पूछता है आजकल के एग्जाम में, और साथ ही जिन लोगों का और अदर एग्जाम है हिंदी सेक्शन का, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको विदित है छायावाद के चार स्तंभ हमारे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो आज भाग 3 में सुमित्रा नंदन पंत जी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पे चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो नए लोग चैनल पे दोस्तों, वो हमारी कवि परिचय वाली ई बुक जरूर ले लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ई बुक में देखिए आपको यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी सिलेबस में जो भी कवि परिचय, गद्य खंड, पद्य खंड दिए गए हैं ना, सभी कवियों के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण की पॉइंट, उनको कौन कौन से अवार्ड मिले, ये सभी वहाँ पे तथ्य संकलित किए गए हैं उस पीडीएफ में, उस ई बुक में। तो ज़रूर लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए हम ये सीरीज आपके लिए लाए हैं। तो चलिए आज देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को छायावाद के हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि भी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में, सन 1900 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कौसानी, ठीक है। तो 1900 में जन्म होता है कौसानी में। पिताजी का नाम था गंगादत्त पंत। पिताजी का नाम क्या था? गंगादत्त पंत था। और माताजी का नाम था सरस्वती देवी, ठीक है। तो सरस्वती देवी और हमारे गंगादत्त पंत जी के घर में सन 1900 में पैदा होते हैं गुसाई दत्त, क्योंकि इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त या गुसाई पंत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मृत्यु वर्ष भी दिया गया, 1977 में ही पंचतत्व में विलीन हो गए थे और जीवन के अंतिम समय में इलाहाबाद में थे, ठीक है। ये सभी बातें तो मैंने आपको पहले से ही बताई हुई है, फिर से बोल रहा हूँ, जो नए लोग हैं उनको बताना चाहूँगा। हमारे प्लेलिस्ट में, हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखेगी आपको हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, वहाँ पे मैं करवा चुका हूँ इन कवियों को पहले ही। लेकिन जो महत्वपूर्ण गहराई वाले की पॉइंट है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पॉइंट मिल गया देखो आपको, सुमित्रा नंदन पंत जी की जो पहली कविता थी उसका नाम था गिरजे का घंटा। कितना महत्वपूर्ण की पॉइंट है देखिए, पंत जी की पहली कविता थी गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब देखिए पंत जी का जब दौर शुरू हुआ छायावाद का दौर, तो वैसे जयशंकर प्रसाद जी से हम मान के लेके चलते हैं रचनाओं से, और पंत जी से सिमिलियर है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक कवि की पार्टिकुलर रचना से छायावाद की शुरुआत हो रही है। छायावाद एक दौर था। अब ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना, छायावाद क्या था, प्रगतिवाद क्या था, और इसके साथ साथ हमारा जो अन्य महत्वपूर्ण हम देखते हैं ना शब्दावली, कविता के संदर्भ में, काव्य रचनाओं के फ्लो में जो आया था ये शब्द, तो इन शब्दों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी के जितने भी काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। सबसे पहले तो छायावाद। तो छायावाद हम पहले ही पढ़ चुके हैं। द्विवेदी युग के बाद दोस्तों देखिए जो हिंदी काव्य की धारा आई ना, पहले द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग के बाद जो हिंदी काव्य की धारा आई, जिसका विषय वस्तु क्या रहा था, उसमें प्रेम भावना, प्रकृति में जो मानवीय उसमें क्रियाकलाप हो रहे थे, प्रकृति के हिसाब से मानव का जो भाव था, उसमें भावों का संयोजन था, वही छायावाद कहलाया था, ठीक है। ये था छायावाद। तो इस छायावाद पे, इस थीम पर बेस्ड जो हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं थी उस समय के हिसाब से, वो थी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। ये सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की छायावादी रचनाएं मानी जाती हैं। देखिए बहुत गहराई में अगर क्वेश्चन जाएगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी कविता है या इनमें से कौन सी पंत जी की छायावादी कविता है। तो आपको याद रखना होगा, छायावादी जो कविता थी वो हमारी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा जो चरण है इनकी रचनाओं का, वो माना प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी कविता क्या है? प्रगतिवादी नाम से पता चला ना, प्रगति हो रहा है, उन्नति हो रहा है, आगे को बढ़ रहा है दौर, यानी कि प्रगतिवादी जो कविता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसमें जो शोषित है, शोषित मतलब जिनका शोषण किया जाता है, शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है प्रगतिवादी कविता में।
यानी कि जैसे अकाल हो गया, बेरोजगारी हो गई, गरीबी, भुखमरी, साहूकार की धन वसूली, इस तरह की जो मानवीय पीड़ा उस समय हो रही थी उस समय की जनता को, उस पर केंद्रित होकर जो रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी ने की थी, इसी को प्रगतिवादी कविताएं कहा गया। इसकी जो रचनाएं हैं वो है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये सभी प्रगतिवादी रचनाएं हैं जिसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए अंत चेतनावादी, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए ये शब्दावली क्या है ये कविता क्या है ये, ठीक है। तो अंतश्चेतनावादी बोलेंगे इसको। तो अंतश्चेतनावादी में जितने भी कविताएं हमारे पंत जी ने की, ये हमारे जो अरविंद थे, अरविंद, ठीक है, अरविंद जी, ठीक है, अरविंद, तो अरविंद दर्शन से संबंधित कविताओं का जो संकलन है वो अंतश्चेतनावादी में है, ठीक है। अब अरविंद दर्शन क्या है, तो आप गुरु अरविंद के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो अरविंद जी, इसमें नव मानवता का संदेश दिया गया है, ठीक है, मतलब नव मानवता का संदेश यहाँ से पिरोया गया और अंततः ये नव मानवतावादी में आई है कविताएं, ठीक है। तो अरविंद दर्शन में जो हमारे गुरु थे, अरविंद थे, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को केंद्रित करके जो रचनाएं की गई वो हमारी अंतश्चेतनावादी रचनाएं कहलाती हैं, जिसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है हमारा नव मानवतावादी। नव मानवतावादी जितनी भी रचनाएं हैं पंत जी की, चौथा चरण, इसमें दोस्तों नव मानवता का संदेश दिया गया है। नव मानवता का संदेश से क्या मतलब है भैया, देश आज़ादी के बाद की रचनाएं देखो, देश आज़ाद हो गया 1947 में, भारत आज़ाद हो चुका है। उसके बाद 49, 59, 1955, 1964, यहाँ पे रचनाएं आ रही हैं। यानी कि देश उसमें बंट रहा था। देश के लोगों को यहाँ पर एकजुट करने के लिए, भाईचारे के संदेश के लिए, नव मानवता के संदेश के लिए जो कविताएं केंद्रित की गई, उसी को नव मानवतावादी कविता कहा जाता है। इसमें भाईचारा, एकता, समृद्धि, सभी चीज़ों के बारे में कविताएं बखान करती हैं। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं छिपी हुई है हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की, जैसे कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन और चिदम्बरा। चिदम्बरा वो रचना है दोस्तों जिसके लिए 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति बने थे सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। तो ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत जी के हैं, आपको याद रखना है। अब सुमित्रा नंदन पंत जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखिए, पहली कविता तो हमने देख ली, गिरजे का घंटा था। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली छायावादी रचना जो है वो उच्छ्वास है, और अंतिम छायावादी रचना है गुंजन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। पंत जी की पहली छायावादी रचना उच्छ्वास, अंतिम छायावादी रचना गुंजन। सुमित्रा नंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। देखिए कितना महत्वपूर्ण की पॉइंट है। तो लोकायतन जो अभी हम पढ़ रहे थे, नव मानवतावादी जो हमारी कविता का दौर है ना, तो महात्मा गांधी के क्रियाकलापों पर केंद्रित होकर ये लोकायतन काव्य ग्रंथ रचित किया गया, ठीक है। कभी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, निम्न में से पंत जी का कौन सा काव्य संकलन महात्मा गांधी जी के जीवन पर है? पल्लव, गुंजन, लोकायतन या चिदम्बरा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लोकायतन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सुमित्रा नंदन जी की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। चिदम्बरा के लिए इन्हें 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी प्राप्त हुआ, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ बोलते हैं वैसे ज्यों, देखिए ज्यों का हम जितना भी होता है ना उच्चारण गलत करते हैं, ज्यों, ये ज्यों होता है क्योंकि ये ज धन यों से बना है ना, ज धन यों है ये, हम इसको ज्यों बोलते हैं हमेशा। आपने महसूस किया होगा, जैसे ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, ठीक है, वैसे शुद्ध उच्चारण। तो भारतीय ज्ञानपीठ कब मिला इनको? बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है 1968 में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, सुमित्रा नंदन कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण की पॉइंट है, जो पल्लव की भूमिका है ना, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, ठीक है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा सीधे आपके एग्जाम्स में, निम्न में से किस कवि को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित है। अभी हमने बात की ना, अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी कविताएं हैं, कहलाई कौन सी? अंतश्चेतनावादी कविताएं, ठीक है, जिसमें अरविंद दर्शन को फॉलो किया इन्होंने। प्रकृति का चितेरा कवि, सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है। तो प्रकृति का चितेरा क्योंकि बहुत सी रचनाएं प्रकृति पर बेस्ड थी, सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कामायनी को श्याम नारायण पांडे जी ने विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य घोषित किया। देखिए महत्वपूर्ण की पॉइंट मिला। वहीं सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कामायनी को हिंदी में ताजमहल की संज्ञा दी थी। देखिए क्वेश्चन बनेगा कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी को हिंदी में ताजमहल या हिंदी का ताजमहल किसने कहा था? तो आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। और कामायनी को विश्व का 8वां महाकाव्य किसने कहा था? तो ये श्याम नारायण पांडे ने कहा था।
तो ये इसलिए मैं बोल रहा था छायावाद वाली जो ये सीरीज चल रही है मित्रों हमारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और अन्य की पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। 1960 में देखिए इनको हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया, याद करेंगे, इसको नोट करेंगे। 1960 में पंत जी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला गया था, किस रचना के लिए? कला एवं बुढ़ा चाँद के लिए। ठीक है, कला और बुढ़ा चाँद इनकी रचना है ना, जो कला और बुढ़ा चाँद, इसके लिए साहित्य अकादमी मिला इनको 1960 में। और 1961 में इनको दोस्तों पद्म भूषण भी दिया गया है। ठीक है, 1961 पद्म भूषण इनके पास दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो पंत जी देखिए, पंत जी से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट जुड़े हैं वो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। पंत वीथिका जो आज इनका घर है कौसानी स्थित, वहाँ पर सम्मेलन होता है कवियों का, आज भी पंत वीथिका उसको कहा जाता है। ठीक है, और पंत जी की वजह से उत्तराखंड का काफ़ी नाम है दोस्तों। अपने टाइम के देखिए हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले जो हमारे पहले कवि हैं वो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। 1960s में 68 में जो पहला ज्ञानपीठ दिया गया वो यहीं से शुरुआत होती है, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट नाम है ये। और हमारे उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व भी है कवि के अलावा। ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया काव्य क्षेत्र में, और स्पेशली काव्य क्षेत्र में ही फेमस है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी गद्य वद्य में कुछ रचनाएं हैं लेकिन उतनी मतलब ज़्यादा उन पर हाईलाइट नहीं है। जो काव्य क्षेत्र है इनका वो उस पर ज़्यादा पकड़ थी इनकी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से तीसरा स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर छायावाद के अंतिम स्तंभ की बात करेंगे महादेवी वर्मा, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।